आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात भारत को मिली G20 की प्रेसिडेंसी की। इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज G20 समिट कॉन्फ्रेंस में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी ऑफिशियली सौंप दी गई है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडोनेशिया के इनिशिएटिव्स जो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और भारत के लिए ये कोशिश जो है वो बेहद खुशाइंद इत्तेफाक है कि हम G20 प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी को बाली जैसे शहर में कर रहे हैं, इसलिए कि भारत और बाली का रिश्ता बहुत पुराना है। और इन सब बातों के इतर सवाल ये उठता है कि भारत को मिली G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर SD मुनि हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम सभी का वेलकम करते हैं। और पहला सवाल प्रोफेसर SD मुनि, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, है ना। हम ये भी सोच रहे हैं कि अब इंडिया के पास है तो हम ये भी कर लें, हमारे इतनी सिटीज़ में ये होगा तो वहाँ पर हम किस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इन सेक्टर्स में हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर की भी हम बात कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के तौर पर कही जा रही है तो उसका भी हम किसी तरीके से बेनिफिट ले पाएँ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करना कितना फिजिबल आपको, कितना प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहा है, और अगर एक्सपेक्टेशंस हैं भी तो क्या वो सही हैं? और क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं है, ग्लोबली एक तरीके से वो एक्सपेक्टेशंस हमसे, एंटायर वर्ल्ड हमसे वो एक्सपेक्टेशन शायद कर रहा है। देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक होता है मेरे भले में सबका भला जी, मतलब मैं अपने भले पे ज़्यादा ध्यान दूँ। दूसरा होता है सबके भले में मेरा भला। मैं समझता हूँ ये जो दूसरा पहलू है उसका भारत उस नीति पे चल रहा है, इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जैसा इसका जिक्र किया गया। लेकिन अगर और जैसा मैंने पहले कहा कि चुनौतियां 2 तरह की है, अलग अलग हैं बिल्कुल, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की पोषक है, एक दूसरे को मदद करती है। एक है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चुनौती, राइट। उस अगर विश्व में शांति नहीं रहेगी तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता कहीं पर भी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, दुनिया भर के सभी लोग कह चुके हैं उसके बारे में। तो पहला एक मुद्दा ये भी है कि जो वेस्ट और रूस में और चीन में तनाव है उसको कहीं ना कहीं अगर हम कम कर सकें, जैसे संजय ने कहा 60s में 70s में हमने कोशिश की है, डिसआर्मामेंट की कोशिश की हमने, कोरिया में जाके कुछ कोशिश की, ऐसी बात को यूक्रेन के ऊपर लेकर और चीन और अमेरिका के बीच में भी। और दूसरा ये है कि देखिए बड़े नेता, बड़े लीडर्स जो हैं संपन्न देशों के, वो वादे तो कर जाते हैं, इसको प्लेटफॉर्म समझते हैं। G20 एक प्लेटफॉर्म है, कमिटमेंट इसमें किसी का नहीं है, कोई कंपल्शंस किसी का कोई नहीं समझता है। वो वादे कर जाते हैं, उन वादों को निभाते नहीं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा कर जाते हैं, क्लाइमेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा कर जाते हैं, ट्रेड मैटर्स को रिलैक्स करने की बात कह के चले जाते हैं और फिर होता नहीं, उसमें अमल नहीं होता है। तो भारत को कौन सी, मैं कहीं से एक जादू की छड़ी निकालनी पड़ेगी कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। जो बड़े मुल्क हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि जो आप कमिट करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई मैकेनिज्म अगर G20 में निकल जाए। देखिए, बहुत लोग फाइनेंसिंग की बात है, अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मनी का ट्रांजैक्शन है उसको टैक्स कराइए और पैसा लाइए, तो मुल्कों का कोई कमिटमेंट नहीं हो, वो पैसा आएगा उसको आप डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉलर की शक्ति जो है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। आज ही उसने हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी ने लिखा है उसके बारे में। तो इस तरह के फॉर्मूले सोचना पड़ेगा। अगर ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाकर ओपन किया है लोगों को कि आप अपनी राय दीजिए कि हम क्या करें उसमें, और उसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकालें, कौन सा मैजिक वैंड निकालें कि जो काम नहीं हो रहे थे उनको
होने की दिशा में रखा जाए। कितना होगा वो तो 1 साल की हमारी प्रेसिडेंसी है, लेकिन एक अगले साल भी हम रहेंगे, क्योंकि इसका ट्रोइका का प्रिंसिपल है। इस साल वाला, पिछले साल वाला और आने वाला। तो तीनों डेवलपिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज के देश हैं और वो समझते हैं उसमें भारत एक दिशा दे सकता है और दिशा देकर उसको परसू भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो G20 की चुनौती है भारत के सामने, सबसे बड़ी चुनौती है कि जो वादे किए उनको निभाओ और कैसे निभाओ। उसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सुधार करना है, WTO को सुधार करना है, और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आप रिफॉर्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं। नहीं होगा 1 साल में, मैं नहीं समझता हूँ कि होगा वो। और आर्थिक रूप से हम बहुत सशक्त नहीं है, सशक्त हो रहे हैं धीरे धीरे, और ना सैनिक दृष्टिकोण से हम कोई दबाव डाल सकते हैं अमेरिका पे, रूस पे। हमारी परसुएशन पावर है, हमारी जो वाक चातुर्य है, उसको काम में लाकर कहीं ना कहीं हमें इनको समझाना पड़ेगा कि ये जो आपकी समस्या है ये सारे विश्व की समस्या है, और अगर ये हल नहीं होगी तो आप भी डूबेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने एसडी मुनि सर कि सबके भले में अपना भला जो देखकर चला जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, वो कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प आज के दिन में भी देखा जा सकता है। क्योंकि एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी, हम एक वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ल्ड ऑर्डर में हम अगर अपने आप को देखें तो हमारा जो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारा जो रिलेशन है वो चाहे इंडिविजुअली हम प्राइम मिनिस्टर का भी देखें, हमारा एक कनेक्ट जो है वो नज़र आता है, वर्ल्ड लीडर्स के साथ में वो कनेक्ट नज़र आता है, वो चाहे रशिया हो, अमेरिका हो। जो बाइडन वहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, ऋषि सुनक के साथ वो मीटिंग होती है तो वो भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो ये सब रिलेशन हमारे अच्छे हैं, और उन अच्छे रिलेशंस का भी फ़ायदा, क्योंकि जैसे एसडी मुनि सर ने कहा कि हम परसुएशन कर सकते हैं, सो शायद वो प्रेसिडेंसी हमको उस परसुएशन में भी मदद कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कर सकती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि एजेंडा जो है G20 का, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और एजेंडा डेवलप करने का मतलब बेसिकली G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो एक नॉर्म सेटिंग एजेंडा है इसका। तो उसमें ये है कि शुरू में जैसे भी जब पहले वो बुहरान आया था 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, तो उसमें जो है वो एक मतलब अकाउंटिंग है, फाइनेंसिंग है, बैंक्स जो है वो कैसे स्ट्रांग बने ताकि वो कोलैप्स ना कर जाएं। तो ऐसे कई जो है मामले, टैक्स, उसके बाद जो है जब फर्दर डेवलपमेंट हुए तो टैक्सेशन में रिफॉर्म की बात हुई, टैक्स इवेजन वाली बात हुई, टेरर फाइनेंसिंग उसकी बात हुई। तो मतलब ये कि एक किस्म से क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं और हमारा मौका है एजेंडा सेट करने के लिए, तो एक नॉर्म जो है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, ग्लोबल इदारे हैं, उनके वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो नॉर्म सेटिंग करने में हमारा एक्चुअली ख़ास रोल इस वक्त बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो क्योंकि पब्लिसिटी है, प्रोमिनेंस है, इसकी वजह से जो मतलब हमारा एक्सपीरियंस है, आप कहें कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या कहते हैं, सलाहियत जो है उनको कैसे मजबूत करते हैं, चाहे वो कम्युनिटी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशनल लेवल के हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स उनको तोड़ रही है, कैसे स्ट्रांग बनेंगे। तो वो है जो फाइनेंशियल जो है, जैसे आप समझिए कैपिटल फ्लो है, उसमें जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसके जो रिस्क है कंट्रीज़ के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे जो है लोकल इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है, जैसे आप देखिए नेपाल में अभी आज लेटेस्ट है कि वह डेंगू पहाड़ों में पहुंच गया है। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के उसके क्या क्या असर पड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें, इसमें जो है पैसे की भी बात है, लेकिन जो सलाहियत जैसे डेवलप करते हैं उसकी बात है। तो इन चीज़ों में भारतवर्ष क्योंकि इसका एक एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, उस एक्सपीरियंस को जो है अगर हम शोकेस करेंगे और एजेंडा में लाएंगे, जैसा कि जो हमारे जो शेरपा हैं और जो मतलब इसको पॉलिसी चला रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शेरपा जो हैं, तो वो जो हैं उनको जैसे लाएंगे, शोकेस करेंगे, तो उसका एक एजेंडा जो बनेगा उसका असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको शुरू से कि आप टेरर फाइनेंसिंग का मामला ले लीजिए, या और जैसे सप्लाई चेन का जिक्र किया, उसमें कैपेसिटी की बात है कि भाई सडनली टेंशन होगी दो कंट्रीज़ के बीच में,
तो पता चला कि वहाँ से सप्लाई आना बंद हो गया। तो ये जो है ये कैपेसिटी डेवलप करनी होगी कि भाई आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो देखें कि क्या क्या रिस्क हैं सप्लाई में, उनके जो प्रोडक्ट हैं, चाहे लेने के लिए चाहे बेचने के लिए। तो ये सब जो कैपेसिटी वगैरह जो बिल्ड करने का है, उसके लिए G20 बहुत अच्छा फोरम है। और इसमें क्योंकि मैंने बताया कि हमारी जो खुसूसी जो हमारी जो है वो है डेवलपमेंट का तरीका है, वो जो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जैसे आपने भी कहा कि देखिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब कोरोना वायरस हुआ था तो IMF में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी उस वक्त गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा कि अगर जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है दुनिया भर में हम चला दें तो उसकी जो है कॉस्ट जो है 1-2% या 3% होगी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी खत्म हुई, उसका डिसरप्शन हुआ, वो ट्रिलियंस डॉलर्स में हुआ। तो मतलब एक बात सोचिए कि एक सोचने का तरीका जो है, जैसे प्रोफेसर मुनि ने कहा कि सोचने का तरीका जो है वो भी एक इस एजेंडा सेटिंग में मैं समझता हूं कि ये भारतवर्ष के लिए मौका है जिसको हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय भारद्वाज जी, जैसा एसडी मुनि सर कह रहे थे कि वादे तो बहुत कर लिए जाते हैं लेकिन वादा निभाने वाली जो स्थिति है वो नहीं हो पाती है पूरी, तो वादे निभवा लिए जाएं ऐसा कोई स्थिति आपको बनती दिख रही है, ख़ासतौर से अगर ग्लोबल साउथ की जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें, क्योंकि हम ये तो मान रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है और इसका हम कैसे इसको बेस्ट फॉर्म में हम इसे गेन कर सकते हैं वो हमारा एसेट होगा अगर हम वो कर पाते हैं तो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की समस्या और बाकी सब चीज़ों की समस्याएं जो हैं वो तो कहीं भी कुछ भी होता है तो वो हम तक भी उसकी जो तपिश है वो आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वादे निभाने वाली स्थिति में, उस मजबूत स्थिति में क्या आप हिंदुस्तान को देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि आप ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव में G20 के सम्मेलन को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने का एक मौका तो है, चाहे वो टर्मिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हो या आप जब जैसे राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल प्रोटेक्टिंग काइंड ऑफ थिंग्स की जब आप ये जो एक जिम्मेदारी की बात है, जहाँ पे जो ग्लोबल नॉर्थ की जिम्मेदारी है ग्लोबल साउथ के प्रति जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को इसमें एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मैं दो पहलू यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो निश्चित रूप से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो रहा है, हो चुका है। और दूसरा यह है कि भारत के एक अपने एस्पिरेशंस हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से ट्रेड एड इन्वेस्टमेंट को हम मोबिलाइज करते हैं, जाते हैं कहीं भी किसी सम्मेलन में बायलैटरली हम एड्रेस करते हैं या हम अपने इंडियन जो कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको मोबिलाइज करते हैं, तो हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन एक जो पहलू है, मुझे लगता है कि मौका है भारत के लिए G20 में कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश को हम काफ़ी कुछ हद तक उस डेवलपमेंटल फोल्ड में ले आए हैं। श्रीलंका अभी डामाडोल स्थिति में है, वो कभी चाइना की तरफ देखता है, कभी भारत की तरफ देखता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्राइसिस में हम काम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम इस एजेंडा सेटिंग में शामिल कर लेते हैं और कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बार्गेन करने का मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि अभी आप देखिए कि चाइना इंडियन ओशन डेवलपमेंटल एजेंसी एक सबमिट हुआ है, उसमें सारे इंडियन ओशन के कंट्रीज को बुला लिया गया, भारत माइनस भारत। तो एक तरीके से जो चाइना विद इन ग्लोबल साउथ एक डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि जो प्रोफेसर मुनि भी बात कर रहे हैं कि हम क्या अपनी बात को मनवा पाएंगे। वो अगर यहाँ डिवीजन हुआ विद इन ग्लोबल साउथ भी, तो भारत उन मुद्दों को, उन एजेंडा को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, न्यूक्लियर इश्यूज हो या बाकी जो इश्यूज हैं, हेल्थ, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जितने भी एजेंडाज हैं, उनको भारत कितना दबाव के साथ आगे बढ़ा पाएगा। मुझे इसमें तो भारत को सबसे पहले जब एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं और जो
जब आप बातें कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या बाकी क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, क्योंकि क्लाइमेट हम साउथ एशियन कंट्रीज क्या है, वी आर पार्ट ऑफ कॉमन इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक सिस्टम। हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव अलग से हम कोई एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के विषय को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे इन कंट्रीज को हम अपने एजेंडा सेटिंग में शामिल करके कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। और जब सबमिट होगा, जब नेगोशिएशंस होगा, जब हम अपनी बात मानने की, उनको मनवाने की बात आएगी, तो भारत एक मजबूत स्थिति में होगा। दूसरी जो मुद्दे हैं, जो और मुद्दे आ रहे हैं बड़े हैं, जिसमें मैंने पॉवर्टी एलिवेशन की बात की, जेंडर इक्वलिटी की बात कही, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल साउथ में, और खासकर जो रिसेशन और करेंसी का इश्यूज आ रहा है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, डॉलर मजबूत हो रहा है, खासकर इस पोलराइजेशन में डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आप ये देखिए कि यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है हथियारों का, वो लगभग 30% बढ़ गया है। तो वो हथियार बना रहे हैं और ग्लोबल साउथ की तरफ एक्सपोर्ट मार्केट देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डॉलर और मजबूत होगा और हमारी जो करेंसी चला जाए सब जी, हमारी करेंसी कमजोर होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि जो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी और इंडियन रुपीज में ट्रेड करने की बात हो, इस तरीके के मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्कोर्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो हित है, भारत का जो हित है, मैं ये कहूँगा इसको कि इंडिया को रीजनल डिप्लोमेसी करना चाहिए ग्लोबल गेन के लिए, और वही एक रास्ता है, ये मौका है G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर। और प्रोफेसर एस.डी. मुनि जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बीइंग ए सिटीजन हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि एवरी इंडियन जब इस तरह की खबरें देखता, सुनता, पढ़ता है, तो उसे लगता है कि भारत को कुछ बहुत बड़ा हासिल हो गया है और यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है, जिसको कि हम भी कह सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो आउटकम्स होंगे ही इसके भी। लेकिन एक शहरी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, क्या कॉरपोरेट के तौर पर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर को हम इसमें शामिल कर लें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम इसमें शामिल कर लें, तो उन सब चीज़ों को अगर हम मिलाकर देखें तो फिर आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, उसमें देखिए, इसके अंडर कोई 10-15 एंगेजमेंट के ग्रुप्स बने हुए हैं। बिजनेस का ग्रुप है, सिविल का ग्रुप है, यूथ का ग्रुप है, विमेन का ग्रुप है। तो वो उसमें भारत के जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको कल ही शायद MEA ने लिस्ट किया है 6-7, और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश उसमें अवश्य की जाएगी। उसके अलावा सुनते हैं शायद करीब 200 के करीब मीटिंग्स होंगी यहाँ पर, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो मीटिंग्स अलग अलग राज्यों में हो। तो हर एक जो भी G20 के और इनवाइटेड लोग हैं, जिसमें बांग्लादेश को भी इनवाइट किया गया है, बाय द वे इज वन ऑफ द नेबर्स, सिंगापुर को इनवाइट किया गया है, ये सब के सब लोग भारत का भ्रमण करेंगे एक तरह से, और इंडिया प्रदर्शित होगा उनके सामने कि हो सकता है उससे हमारा टूरिज्म बढ़े फ्यूचर में, उससे जो आम नागरिक हैं वहाँ के, उनको ये समझ में आएगा कि भारत में विश्व आ गया है, सबका सब। तो एक सोचने की जो परिकल्पना है वो बदल जाएगी। हम लोग अपने आप को दुनिया से रिलेट करके, जो वासुदेव कुटुंबकम की हम बात थियोरेटिकली करते हैं, पॉलिसी मामले में करते हैं, वो मुझे समझता है जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आ जाएगी कि किस तरह से हम लोग सब के सब एक हैं, कौन कौन सी समस्याओं से ये सब जूझ रहे हैं, और वही हमारी है। तो भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ साथ जैसा सही हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन हम अभी इस हालत में नहीं है कि दुनिया को डिक्टेट कर सके कि ये करिए, और इसीलिए जहां तक हो सकेगा हमें परसुएट करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा कि सबका भले में आपका भला है।
आपके भले में सबका भला नहीं है। राइट राइट। अगर आप अपने नैरो इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो उससे देश का भला नहीं होगा, और अगर देश का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। पेंडेमिक में हुआ जिस तरह से, क्लाइमेट में हो रहा है, एनर्जी इश्यू में हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, उससे सबको सारे यूरोप को, डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं, यूरोप तबाही कर रहा है आजकल, तबाही में है, परेशानी में है कि क्या होना चाहिए। तो इसका एक मौका मिलेगा, और आम शहरी को जो आपका मुद्दा है ये समझ में आएगा कि भारत वाकई में वासुदेव कुटुंबकम को परसू कर रहा है। एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी, आपसे मैं डिप्लोमेटिकली आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि इफ़ आई एम करेक्ट और एंड इफ़ आई एम नॉट प्लीज़ करेक्ट मी, क्योंकि ये कहा गया कि ओबामा जब शुरुआत में आए तो उनसे कहा गया कि आप हिंदुस्तान क्या करने जा रहे हैं, देयर इज़ नथिंग इन अ वे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर बाज़ार बहुत बड़ा है और मैं एक तरीके से उस बाज़ार को देखने जा रहा हूँ, तो हमारी किसी ना किसी रूप में कुव्वत तो हमारी रहती ही है, और आज भी हम बड़े बाज़ार हैं दुनिया भर के लिए। लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें, वो आप कैसे हमको समझाएंगे कि उस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है और हमारे अलग अलग शहरों में जो मीटिंग्स होंगी और जो वसुधैव कुटुंबकम और सारी चीज़ों को कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक अगर आप उससे नज़रिए से देखें इसको, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल डिस्कोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं अंडर भारतवर्ष की लीडरशिप में, वो ग्लोबल डिस्कोर्स में डिप्लोमेसी का बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बिना ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी आप मैसेजिंग करते हैं, जो भी आप लोगों को बताते हैं, उसको जो है एक डिप्लोमेटिक तरीके से फिर सारा जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे उसके लिए, उसमें डिप्लोमेटिक रोल जो है वो बहुत ही अहम रहेगा। और ख़ास तौर से क्योंकि ये जो मैसेजिंग आप कर रहे हैं, ये मैसेजिंग कोई एक ऑडियंस की तरफ नहीं है, ये तो सारे दुनिया के लिए है। तो जहाँ जहाँ पे आप मैसेजिंग करेंगे तो वहाँ की लोकल कंडीशन को समझ के, उनके हालात को समझ के वैसी अपनी मैसेजिंग को आप उसको कैलिब्रेट करेंगे। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैं बताया कि अगर आप ये देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई एक तर्ज जिंदगी जो है वो आप नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए जो है फिर तो पूरा डिस्कोर्स डेवलप होगा। उस डिस्कोर्स को डेवलप होगा तो उसमें हिंदुस्तान का क्या एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, हम लोग जो है डेमोक्रेटिकली कैसे डेवलप कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि आजकल बात चल रही है कि भाई कौन सा जो है, किसके सियासी निज़ाम जो है अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है। तो मतलब ये कि हम एक लाइव एग्जाम्पल जो है दिखा रहे हैं कि भाई इन हालात में, जबकि दुनिया में इतनी टेंशन है, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ये है, क्लाइमेट चेंज है, फलाना ढिमाका सब कुछ है, हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बात है, ये जो होलिस्टिक मैसेज जो है वो उसका आई थिंक इसका ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन जैसे आप लोगों ने सबने कहा कि ये जो डिस्कशन जो है, एजेंडा सेटिंग जो है, उसमें डिप्लोमेसी का रोल बड़ा अहम रहेगा। और जैसे आपने बताया कि आम जो है, जो आम नागरिक जो है, उसको भी एक जनरली ग्लोबल डिस्कोर्स जो है उसके बारे में एक किस्म से आप कहें ग्रेटर अवेयरनेस आएगी। और अवेयरनेस का मतलब, क्योंकि जो चैलेंजेस G20 के एजेंडा में है वो चैलेंज हमारे भी अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ये नहीं कि भाई हम कहें कि हमारा एक आइडियल है, हम लोग सब चैलेंज पूरा कर लिए, बाकी लोगों को हमें बताना है कि हमारे भी वही चैलेंजेस हैं। तो जो एक इंटरेक्टिव जो डिस्कशन है, डिस्कोर्स है, उसमें समझता हूं आम जनता के लिए भी ये बहुत ही अहम रहेगा और हमको इसी स्पिरिट में इसको लेना चाहिए। Why it is important for each and everyone who is citizen of this nation? देखिए, भारतीय जो संस्कृति है, ये देखिए, ये गांधी बुद्धा का देश है और हम शांति और नॉन वायलेंस की बात करते हैं, रूल अबाइडिंग कंट्री है। भारत की जो संस्कृति है वो बहुत बैलेंसिंग अप्रोच हम अपनाते हैं, वो चाहे आप बुद्धिज़्म से ले लीजिए या आप जैनिज़्म से ले लीजिए। तो मुझे जो लगता है कि जो दुनिया में एक डाइकोटोमी क्रिएट कर दिया गया कि जो वैल्यूज़ और गोल्स के बीच में जो डाइकोटोमी क्रिएट कर दिया गया कि गोल्स इंपॉर्टेंट हो गए, जहाँ पे आप अटैक भी कर रहे हैं, आर्म्स इवैक्यूएशन कर रहे हैं, न्यूक्लियराइजेशन भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और आपने जो वैल्यूज हैं सोसाइटी के, कि चाहे वो मानवाधिकार हो, लोकतंत्र हो, या आप क्लाइमेट पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, या ह्यूमन सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं, उनको विश्व ने गौण कर दिया है। आज चाइना को हम उदाहरण देते हैं, देखिए चाइना कितना डेवलप हो गया, 30 साल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे।
मुझे लगता है कि चाइना ने मेटेरियलिस्टिक गेन किया है, जो हमारा जो एक स्ट्रेंथ है भारतीय संस्कृति का, भारत चाइनीज प्रीमियम भारत के सॉफ्ट पावर का उदाहरण देते हैं। इसलिए देते हैं कि हम वाकई ही लोकतांत्रिक देश हैं, और हम जो हमारे वैल्यूज हैं, ईथोज हैं, जो हम बैलेंसिंग अप्रोच अपनाते हैं, चाहे वो आर्थिक विकास या हमारे जो वैल्यूज है, मूल्य हैं, लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, इन सब में हम जो अपना एक तारतम्य बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि G20 एक अच्छा माध्यम हो सकता है विश्व को बताने का कि जो वैल्यूज हैं जीवन में, चाहे मानवाधिकार हो, पर्यावरण से मुद्दे हों, डेमोक्रेसी हो, शांति, सुरक्षा, पीस, लॉ अबाइडिंग नेशन के रूप में भारत एक अच्छा छवि दुनिया को दे सकता है। 200 जगह 200 मीटिंग होगी, दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, दुनिया देखेगी। तो भारत को साथ साथ ये एजेंडा ये भी रखना होगा कि हमारी जो एक सांस्कृतिक विरासत है, जो बैलेंसिंग अप्रोच भारत की हमेशा रही है, मध्यम वे हमने जो रास्ते अपनाए हैं जीवन में, वो उनको विश्व के रूप में भी अपनाने चाहिए। खाली युद्ध करके और एक टेरिटरी को दबा के और बॉर्डर वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट करके दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती है। भारत एक मैसेज दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत ब्रीफ सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क एसडी मुनि सर आपकी तरफ से, और मैं चाहूँगी कि कैसे ओवरऑल एक असेसमेंट के तौर पर आप डिफाइन करेंगे इसे? नहीं, अभी शुरुआत हुई है। देखिए, शुरुआत अच्छी है, और बाली में ये साफ जाहिर हो गया कि जहां दुनिया के दूसरे लोग अटक गए थे कि जॉइंट स्टेटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि पुतिन आए नहीं थे, चीन नाराज था, रूस के विदेश मंत्री वहां से चले गए, उसमें कैसे स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और शेरपा का रोल था, अमिताभ कांत ने भी बड़ा रोल किया, जयशंकर भी, मोदी जी भी, सबने मिलकर जो नतीजा उसका निकाला, उससे ये साफ है कि हम आपस में लोगों के लड़ाई की सलाह सफाई कर सकते हैं, उसी पे निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ इस काम में हम लोग निपुण हैं, काफ़ी माहिर हैं, और आशा करता हूँ कि जो अगला समिट होगा वो एक ऐसा समिट होगा जिसमें दुनिया पोलराइज नहीं लगेगी, जिसमें लगेगा कि हम लोग आपस में सड़क के एक दूसरे के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नज़दीक पूरी तरह से नहीं भी गए हों, तो भी डायरेक्शन वो होगा कि हमें आपस में मिलकर विकास करना है, आपस में मिलकर शांति रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका एसडी मुनि सर, आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर और इतने इम्पोर्टेंट आपने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका। एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हमारे मेहमान सचिन चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, DD Urdu Specials @gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।